और बी में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने हैं। ए यहाँ है, बी यहाँ है। यहाँ पे कोई जंप नहीं दिया हुआ है। अगर ये ऐसे करके जंप होता, अगर ऐसे होता तो हम लोग समझते कि ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, दोनों में कनेक्शन नहीं है। ऐसा जंप होता तो, ऐसा जंप नहीं है, डायरेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट है। तो भैया इसको कैसे निकालोगे? तो जब समझ में ना आए कि क्या सीरीज क्या पैरेलल है, क्योंकि इंडक्टेंस में आपको पता है जो रेसिस्टेंस में फॉर्मूला होता था वो कैपेसिटेंस में आकर रिवर्स हो जाता था, और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता था वो रिवर्स हो जाता था इंडक्टेंस में। मतलब ये फॉर्मूला सेम रहेंगे। सेम रहने का मतलब है कि सीरीज में जैसा होता था इधर रेसिस्टेंस में, वैसा ही होगा इंडक्टेंस में। सीरीज में अगर इक्विवेलेंट निकालना होता है R1 + R2 करते हो तो यहाँ भी L1 + L2 करेंगे। और जब पैरेलल में अगर होगा तो पैरेलल में रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला चलता है भाई। तो 1/R इक्विवेलेंट के बदले में वहाँ 1/L इक्विवेलेंट लिखेंगे। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जैसे करते थे वैसे ही यहाँ पे L के टर्म में बात करेंगे। तो फॉर्मूला वही रहने हैं जो रेसिस्टेंस का था। ठीक है भाई, लेकिन सीरीज पैरेलल तो पहले पता लग जाए भाई। तो सीरीज पैरेलल पहले पता लग जाना चाहिए। तो सीरीज पैरेलल कैसे पता लगेगा? तो यहाँ डायरेक्ट देखने से पता नहीं लग रहा कौन किधर सीरीज में कौन किधर पैरेलल में, कुछ पता नहीं चल रहा। तो आप क्या करेंगे? सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो रीड्रॉ किया जाए भाई, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। फिर से ड्रॉ किया जाए तो हम लोग यहाँ पे ए रखे हैं, चलो भाई ए पॉइंट, बी रखे हैं तो यहाँ पे बी है, तो ये वाला भी बी है। जब ये बी है तो ये भी बी है, और ये क्या है? ये भी बी है, और ये वाला तो ये भी बी है भाई। ये ए है तो ये भी ए है, यहाँ तक ए है। अच्छा, ये भी ए है और ये भी ए है, यहाँ तक है। ठीक है भाई, तो ए दिखाया एक तरफ, बी दिखाया एक तरफ। अब इसमें क्या करेंगे भाई? तो अब इसमें हम लोग रखेंगे जैसे जैसे है। तो भैया ये 4 हेनरी जो है ए और बी के अक्रॉस है, तो ए और बी के अक्रॉस इंडक्टेंस दिखा देंगे 4 हेनरी, ये वाला। अच्छा, ये वाला ये भी ए और बी के अक्रॉस है, तो ये वाला भी ए और बी के अक्रॉस दिखा देंगे। अच्छा भाई, और ये वाला ये भी तो ए और बी के अक्रॉस है, तो ये भी ए और बी के अक्रॉस ही दिखा देंगे। और ये वाला ये भी ए और बी के अक्रॉस है, तो ये भी ए और बी के अक्रॉस ही दिखा देंगे भाई। इसका मतलब चारों इंडक्टेंस तो भाई पैरेलल में आ गया, सब तो ए और बी के अक्रॉस ही है। तो जब पैरेलल में है तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2। ऐसा वाला पैरेलल वाला में तो ऐसा ही होता है, 1/L2 + 1/L3 + 1/L4, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। दैट इज 1/1, क्योंकि सबका वैल्यू तो 4 हेनरी 4 हेनरी 4 हेनरी है, इसलिए 1/L + 1/L + 1/L मीन्स 4 टाइम्स 1/L, 4 टाइम्स 1/L आएगा 1/L इक्विवेलेंट। इसलिए L इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो L/4 हो जाएगा। और L खुद ही था 4 हेनरी, तो 4 हेनरी डिवाइडेड बाई 4 दैट इज क्या मिला भाई? तो 1 हेनरी मिला। तो L इक्विवेलेंट इज 1 हेनरी, L इक्विवेलेंट इज 1 हेनरी। तो 1 हेनरी वाला जो ऑप्शन होगा उसको टिक लगा देंगे। तो 1 हेनरी वाला ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ किया, रीड्रॉ करने पे पता लगा कि सारे के सारे पैरेलल में हैं। जब ये सारे ही पैरेलल में हैं, ऑल पैरेलल, तो उस कंडीशन में पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और क्योंकि 4 हैं इसलिए चारों का हम लोगों ने तो 1/L इक्विवेलेंट इज 4 टाइम्स 1/L 1/L 1/L, इसलिए L इक्विवेलेंट आ गया अपना L/4। L/4 मतलब 4/4 मीन्स 1 हेनरी, क्योंकि L था 4 हेनरी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10 नंबर क्वेश्चन है। देखो, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ ए कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। एक 1 है, एक 2 है। इंक्रीजेज व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर। पास लाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज होगा या नहीं? तो भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू अगर आपको याद है डायरेक्ट कि पास रहने से ज़्यादा होता है, दूर ले जाएंगे तो धीरे धीरे म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्रेंडशिप कम हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर निकालते हैं हम लोग तो सेकंड के थ्रू फ्लक्स देखते हैं तो वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द प्राइमरी। अच्छा भाई,
तो प्राइमरी में करंट 1 एम्पियर रखो, जितना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर ये करंट प्राइमरी में 1 एम्पियर रखें तो जो m का वैल्यू, जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो m का वैल्यू होगा। सो m इज नथिंग बट फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी इज 1 एम्पियर। अगर इसको हम लोग 1 एम्पियर बनाएं तो जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा भाई। तो अब आप सोचो कि करंट अगर मैं 1 एम्पियर पास कराता हूँ, 1 एम्पियर, और यहाँ पे फ्लक्स कितना बनेगा? पास है तो ज़्यादा बनेगा, पास है तो ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, दूर रहेगा तो कम फ्लक्स बनेगा। करंट तो 1 ही एम्पियर लिया हमने, पास रहेगा तो ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, मीन्स ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूर रखेंगे तो कम फ्लक्स बनेगा, क्योंकि इसके फील्ड तो भाई ऐसे हैं, पास रहेगा ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, दूर जाएगा कम फ्लक्स बनेगा, कम फ्लक्स मतलब कम म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसलिए सेपरेशन बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। सो इंक्रीजेज व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर। सेपरेशन बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, और पास लाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये तो भाई बोलना ठीक बात है, हम लोगों को निकालना था, ये करेक्ट है। डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। क्या ये डिपेंड करता है कि करंट कितना पास कराया गया कॉइल्स में? नहीं भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अगर तुम करंट ज़्यादा रखोगे फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी डिवाइडेड बाई करंट इन द प्राइमरी। डबल करोगे करंट प्राइमरी में, डबल हो जाएगा ये भी फ्लक्स। इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस तो प्योर ज्योमेट्रिकल होता है। अगर दो सोलेनॉइड को एक्सियल सोलेनॉइड बनते थे तो याद होगा म्यू नॉट म्यू आर और n1 n2 पाई इंटू छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर इंटू लेंथ, ये बनता था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलेनॉइड। 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड जब होते थे तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस यही होता था। एक का n1 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, दूसरे का n2 पर यूनिट लेंथ है नंबर ऑफ टर्न। तो ये बनता था म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। याद होगा हम लोगों ने एक बार स्मॉलर को प्राइमरी बनाया था, एक बार लार्जर को प्राइमरी बनाया था और वैल्यू कैलकुलेट किया था इंडिपेंडेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी। किसको प्राइमरी बनाते हैं उससे इंडिपेंडेंट जो आना है म्यूचुअल इंडक्टेंस वो यही आना है। तो ठीक है भाई, तो बी वाला देखो बोल रहा था, बी ऑप्शन कि डिपेंड्स ऑन द करंट, तो करंट पे डिपेंड नहीं करता ये भाई, कितना नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, क्या लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, क्या मीडियम उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, ये करेक्ट नहीं है। इंक्रीजेज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस। रोटेट कराने से इंक्रीज होगा ऐसा कुछ नहीं है। रोटेट कराने से क्या होगा, दैट डिपेंड्स कि कहाँ रखा गया है और रोटेशन किस तरफ से है। क्योंकि अगर ऐसे पहले ही ऐसे अगर हो और इसको रोटेट करा के ऐसे लाएंगे तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। तो किस ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी दिया हुआ नहीं तो कैसे पता लगेगा कम हुआ कि ज़्यादा, चेंज जरूर करेगा। तो इंक्रीज बोलना ऐसा गारंटी नहीं है कि इंक्रीज ही होगा जब एक को रोटेट कराएंगे, ये बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऐसा भी नहीं है, ओनली ए आर करेक्ट, ए ही करेक्ट है, इसलिए ये हो जाएगा। चलो भाई, तो ये फर्स्ट ऑप्शन कर लेंगे हम लोग काम। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजेज व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर, दूर ले जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। चलो भाई, इसका आंसर अगर देखना चाहेंगे हम लोग तो देख सकते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर हम लोगों ने देखा, द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इज एज शोन इन फिगर, सारे के सारे हमारे पैरेलल में हो गए थे इसलिए ये निकाल लिया। और अभी का जो क्वेश्चन था, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 इंक्रीजेज व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर, पास लाएंगे इंक्रीज होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन आ गया, इसको जल्दी से समझा जाए और काम किया जाए। मोशनल EMF पे भी क्वेश्चन आपके CBSE टर्म 1 में दिए गए हैं, हालांकि सिलेबस में से मोशनल EMF गायब था, फिर भी मैंने करा दिया था मोशनल EMF, तो आप उस पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार ट्राई करो। एरोप्लेन तो ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1600 किलोमीटर पर आवर। वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग स्पैन ऑफ 20 मीटर। देखो, ऐसे कंडीशन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम जब तक आपको पता नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी इसके मोशनल EMF में BV यूज होता है, कभी कभी BH यूज होता है, कभी BV यूज हो जाता है, कभी BH यूज हो जाता है भाई। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड भी दिया हुआ है, इसलिए BV तो हमारा B साइन डेल्टा होता है और BH हमारा B कॉस डेल्टा होता है, एंगल ऑफ डिप।
तो कभी BV कभी BH, दैट डिपेंड्स कि किस डायरेक्शन में एरोप्लेन उड़ रहा है और किस डायरेक्शन में विंग्स हैं। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं, ऐसे डायग्राम फटाफट बना देना है। हमें 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना है तो ऐसा दिखाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 4 डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाए, अपवर्ड डाउनवर्ड भी दिखना चाहिए। इसलिए डायरेक्ट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया, एक एक्स एक्सिस दिखा दिया, एक वाई एक्सिस दिखा दिया और एक जेड एक्सिस दिखा दिया, समझो ऐसे। तो एक बनेगा इसमें नॉर्थ, ये बन गया इधर साउथ, नॉर्थ साउथ ऐसे हो गया, ये नॉर्थ साउथ बन गया भाई, और ये वाला ईस्ट वेस्ट बन गया, एक तरफ ईस्ट है और इधर ये वेस्ट है। तो इस तरह से ये बन गया ईस्ट, राइटवर्ड, वेस्ट, और ये नॉर्थ और साउथ। सबको पता है भाई, नॉर्थ साउथ को हम लोग इस तरह से, अगर कोई पर्सन खड़ा हो तो नॉर्थ है, साउथ है बैक में, और राइट में ईस्ट है और इधर वेस्ट है, और अपवर्ड डाउनवर्ड इधर दिखाया। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ और देखो अब आप डायग्राम दिखाता हूँ। जेट प्लेन किधर जा रहा है भाई? तो वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 16, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 1600। तो वेस्ट की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में मान लो एक एरोप्लेन बना देते हैं, चलो भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका वेलोसिटी भी कुछ दिया हुआ है, वेलोसिटी है अपना 1600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग, तो विंग इसका तो भाई इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, विंग तो ऐसे होगा इसका, विंग होगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, विंग है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे, क्योंकि ये जा रहा है वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारा इसका विंग होगा। तो विंग हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है भाई। तो अब देखो, अब इसे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द विंग्स। ठीक है। अब ये 20 मीटर का स्पैन है, मतलब ये विंग का एंड टू एंड जो है वो है 20 मीटर, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब देखो ये V है ऐसे, अब V क्रॉस B करो, तो एक बार BV का करो, एक बार BH का करो, दोनों में से एक ही, एक 0 कर देता है, एक ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो V क्रॉस BV अगर करें, एक BV देखेंगे, एक BH। नॉर्थ की तरफ फील्ड होता है, नॉर्थ की तरफ फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, तो ये वाला है समझो BH और ये वाला है BV, एंगल ऑफ डिप। तो ये वाला है BV वर्टिकल और ये वाला है BH। तो पहले एक का काम कर लो भाई, कौन सा काम किसका ले लें पहले, मान लो BV का ही लेते हैं। तो ये है वेलोसिटी और ये है BV, तो V क्रॉस BV, V इधर है और BV इधर है, तो V क्रॉस BV करेंगे तो बिल्कुल विंग की तरफ आएगा, इधर आएगा V क्रॉस BV, इधर आएगा V क्रॉस BV। V इधर है, V देख रहे हो ऐसे है, और BV है हमारा ऐसे है, ये वेलोसिटी है, ये BV है, तो V क्रॉस BV करेंगे इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये इस डायरेक्शन में V क्रॉस BV है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कि ये विंग है, इसलिए जिधर V क्रॉस B है उधर ही ये लेंथ है, तो हमें मिलेगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा डायरेक्टली V क्रॉस BV, तो V BV, और V और BV में 90 डिग्री का एंगल था, तो साइन 90 डिग्री है V क्रॉस BV का वैल्यू, और जिधर V क्रॉस BV है उधर ही लेंथ है, इसलिए डायरेक्ट लेंथ उधर डायरेक्शन में है, तो इसलिए कंपोनेंट उसका cos 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए फाइनली क्या आया, तो V इंटू BV, V इंटू BV इंटू लेंथ, यही आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द विंग। और BH का क्या हुआ भाई, तो BH का आप देखो कि अगर ये V है और ये BH है, ये V है और ये वाला BH है, तो देखो कि V क्रॉस BH करेंगे तो किधर मिलेगा, V इधर BH इधर, V क्रॉस BH करेंगे तो डाउनवर्ड में मिलेगा। डाउनवर्ड में विंग थोड़ी है, विंग तो हमारा इस डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो V और ये BH, V और क्रॉस BH जब करेंगे हम लोग, V क्रॉस BH करेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, V क्रॉस BH करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इधर हमारा आ रहा है V क्रॉस BH, और V क्रॉस BH जब डाउनवर्ड में आया तो उधर तो विंग है ही नहीं, हमें तो विंग के क्रॉस निकालने हैं, विंग का लेंथ इधर नहीं है,
इसलिए इस डायरेक्शन में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए यूजलेस हो जाएगा। तो हमें सिर्फ बी भी यूज करने हैं और यही इसमें क्लू पॉइंट है, यही क्लू पॉइंट है जो तुम्हें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, ये वेलोसिटी है भाई, और बी वी का वैल्यू होगा वर्टिकल, तो बी जो कि है हमारा नेट जो अर्थ का फील्ड इनटू साइन डेल्टा, क्योंकि बी वी तो हमारा यही होता है बी नेट साइन डेल्टा इनटू ये हमारा लेंथ जो कि 20 मीटर दिया हुआ है, तो लेंथ 20 मीटर रखेंगे, ये वाला वैल्यू रखेंगे, ये है वेलोसिटी, उसका वैल्यू रखेंगे। तो वेलोसिटी को भी हम लोग किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और इससे हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका कैलकुलेशन देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं हम लोग। देखो वेलोसिटी 1600 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कर लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करें 444 मीटर पर सेकेंड। लेंथ हमारा ये है, बी हमारा ये है और डेल्टा 30 है। एज EMF इज BLV, BLV यानी कि V क्रॉस B इंटू लेंथ VLV है, जिसमें कि L तो रखे, B को क्या लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट, B को क्या लिख रहा है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, B H रहता तो कैपिटल H लिख देता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, B V को V लिख दे रहा है कैपिटल V, तो कैपिटल V LV, वेयर कैपिटल V क्या है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, इसलिए V साइन डेल्टा यूज़ करेंगे, B साइन डेल्टा यूज़ करेंगे और लेंथ और वेलोसिटी। तो यही तो हम लोग का भी आया था भाई, यही हम लोग का भी था, वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट B साइन डेल्टा। तो B साइन डेल्टा और L और V यही यूज़ करने पड़ेंगे, करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखो B का वैल्यू रखा, साइन 30 डिग्री रखा और लेंथ हमारा 20 मीटर था वो है ही, और ये है V। तो वेलोसिटी 444 मीटर पर सेकेंड था, वो भी वैल्यू रख देंगे और ये हमें मिल जाएगा। तो 2.2 वोल्ट आ गया, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करना था। ये 3 डायमेंशनल डायग्राम क्लियर होना चाहिए, हम लोगों ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है, 3 डायमेंशनली क्लियर होना चाहिए कि बी भी यूज होना है कि BH यूज होना है। तो दोनों में से हम लोग दोनों को एक एक बार करके कर लेंगे, एक का जनरली 0 आता है और दूसरा हमारा यही। अगर हॉरिजॉन्टल में चल रहा है एरोप्लेन तो हमारा इस तरह से BH जो है हमारा वो काम नहीं आया, और अगर ये मान लो नॉर्थ ही डायरेक्शन में जा रहा होता, नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे जा रहा था हॉरिजॉन्टल, तो उस कंडीशन में BH काम नहीं है, वहाँ भी B काम आता। तो पहले तो V क्रॉस B करो, V क्रॉस B का डायरेक्शन देखो किधर आ रहा है। अगर वो अलोंग द लेंथ आ रहा है, अलोंग द विंग आ रहा है जिसके अक्रॉस निकालने हैं। अब कभी एंड के अक्रॉस भी पूछ दिया जाता है, तो जब इसके अक्रॉस पूछा जाएगा तो फिर देखेंगे कि कौन सा काम आ रहा है। तो इसके अक्रॉस अगर पूछा जाएगा तो हमारा V क्रॉस B इधर आया था, देखो V क्रॉस B भी इधर आया था। तो एंड के अक्रॉस अगर पूछा जाए तो V क्रॉस B भी इस डायरेक्शन में, तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें इसके और इसके अक्रॉस चाहिए, हेड और टेल के बीच में है, हेड ऑफ द एरोप्लेन और टेल ऑफ द एरोप्लेन के बीच में चाहिए, तो ये काम नहीं आएगा। फिर हमारा ये वाला BV जो हमारा BH था, तो BH V क्रॉस BH जब किया तो V क्रॉस BH डाउनवर्ड में है, तो वो भी काम नहीं आएगा। वर्टिकल के अक्रॉस निकालना होगा तो हमारा BH काम आया। मतलब इन सब चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों BH को और BV को दोनों को अलग अलग 2 फील्ड समझ लेना है कि 2 फील्ड है, दोनों के लिए निकालोगे। जनरली एक के थ्रू मिलेगा, दूसरे के थ्रू 0 मिलेगा, दोनों के थ्रू भी 0 मिल जाएगा तो कुछ नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको जब भी एंगल ऑफ डिप दे दिया जाए तो आपको BV अलग समझो, BH अलग समझो, दोनों का कंट्रीब्यूशन देख लो, दोनों का इंडिविजुअली निकालो, तुम्हें मिल जाएगा। विंग के क्रॉस निकालना था तो विंग को ही लेंथ समझेंगे, उस डायरेक्शन में V क्रॉस B आया तो ठीक है, नहीं आया परपेंडिकुलर आया तो हमारा कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा। अब ये अगर रॉड हो और हमारा V क्रॉस B ऐसे आए तो ये V क्रॉस B BH हो चाहे BV हो कोई भी, तो इस डायरेक्शन में थोड़ी पोटेंशियल डिफरेंस वो डेवलप कर देगा, इस डायरेक्शन में नहीं डेवलप कर पाएगा। ऐसे रहेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ये हाई पोटेंशियल बनेगा, ये लो पोटेंशियल बनेगा। इस डायरेक्शन में अगर V क्रॉस BH या BV कुछ भी आए तो उसका इंटू लेंथ कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपको आता है जनरली, इसलिए ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, चलो जल्दी से इसको ट्राई कर लिया जाए, जल्दी से इसको ट्राई किया जाए। एज सोन इन फिगर ए मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट विद पैरेलल सर्किट, पार्शियल सर्किट एंड कंप्लीट्स द सर्किट। अच्छा भाई,
ऐसे था पार्शियल सर्किट, जब इस पे लेंथ रख दिया कंडक्टर, कंप्लीट हो गया सर्किट। मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट विद द पार्शियल सर्किट एंड कंप्लीट्स द सर्किट, ठीक है। द सर्किट एरिया इज परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है सर्किट एरिया, ठीक है भाई। और क्या है, तो फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट इज 3 ओम, टोटल सर्किट का यानी पूरे लूप का रेसिस्टेंस क्या है 3 ओम, मतलब ये समझ लो स्मूथ, और यहाँ रेसिस्टेंस है 3 ओम बस, तो 3 ओम हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है। द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कराने के लिए कितना फोर्स नीडेड होगा? द फोर्स needed to move the rod as indicated with constant speed of 2 meter per second will be equal to, तो फोर्स चाहिए हमें कि कितना फोर्स लगाएंगे कि 2 मीटर पर सेकेंड का कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर ले। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा हुआ है। फिर से आप देखो कि जब भी ऐसा होगा तो इसमें एक करंट चल रहा होगा, जब भी ये स्लाइडर मूव करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से हो या 20 मीटर पर सेकेंड जो भी हो, जब मूव करेगा फ्लक्स ऑफ द सर्किट विल चेंज, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इंड्यूस करंट, करंट चलेगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा ये, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा तो उसमें लगेगा फोर्स, क्योंकि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर होता है F = I × L × P, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ऐसा होता है भाई, होता ही है, इसलिए ये फोर्स लगेगा उस पर। अब मान लो ये फोर्स लगता है 2 न्यूटन, तो तुम्हें कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए 2 न्यूटन इधर लगाने पड़ेंगे, और अगर लगता है ये 10 न्यूटन तो तुम्हें 10 न्यूटन इधर लगाने पड़ेंगे, और अगर ये मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाए 2 न्यूटन तो तुम्हें इधर 2 न्यूटन लगाने पड़ेंगे। इसलिए तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाना है, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द, किस पे मैग्नेटिक फोर्स, ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब है यहाँ पे स्लाइडर, उसी पे तो फोर्स लगाना, तो उस पे जितना फोर्स मैग्नेटिक लगेगा उसके इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे, उसके इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे और हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, तो तुम्हें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जब एक कंडक्टर मूव कर रहा होता है तो इतने देर में तो हम लोग को याद हो चुका है कि ये BLV होता है। कैसे निकालेंगे, मोशनल ईएमएफ से निकालते हैं, मोशनल ईएमएफ से निकाल सकते हैं भाई। तो V इधर है तो V × B, V इधर है B इधर है, तो देखो भैया V इधर और B इधर, तो V × BH करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इधर हमारा होगा V × B। जब V × B है तो इधर ही लेंथ है, तो इसलिए V × B इंटू लेंथ होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सेल लग जाएगा ऐसे, क्योंकि V × B इधर आया, इसका मतलब इधर हायर पोटेंशियल, इधर बनेगा लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, लेकिन सर्किट क्लोज है इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना मतलब करंट ऐसे, करंट ऐसे चलना ही चाहिए, करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, ठीक है भाई, ऐसे चलेगा। BLV वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि V × B VB हो गया और इनटू लेंथ, तो ये सेल का वैल्यू जो होगा वो BLV हो गया ऐसे। या तो फिर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि फैराडे लॉ से भी, ये तो मोशनल ईएमएफ देखा हम लोगों ने, फैराडे लॉ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था -dφ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस, और फ्लक्स जो होता था, फ्लक्स कितना है भाई, तो किसी मोमेंट पे अगर x है इसका सेपरेशन स्लाइडर का और ये लेंथ L है तो हमारा एरिया बनेगा LX, एरिया बन गया LX, और मैग्नेटिक फील्ड है B, इसलिए BLX हो गया, B × LX cos 0 डिग्री। तो फ्लक्स हमारा ये बना है, इसी में रेट ऑफ चेंज, तो -L हमारा कांस्टेंट, B है कांस्टेंट, और dx/dt, माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता रहेगा, ये आ गया BL और dx/dt इज V। तो माइनस तो अपना डायरेक्शन बताता है, किस डायरेक्शन में भाई, तो अपोज करना है फ्लक्स में चेंज को, तो इसलिए BLV वैल्यू का है। लेंज लॉ से चाहें तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं, सिंस स्लाइडर इज मूविंग राइटवर्ड इट मींस एरिया इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और एरिया इज इंक्रीजिंग विद टाइम मींस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इसलिए फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल फील्ड के अपोजिट में इंड्यूस्ड फील्ड होगा, क्रॉस में है ओरिजिनल फील्ड तो डॉट में इंड्यूस्ड फील्ड, इसलिए करंट
ऐसे चलेगा तभी हमारा ये डॉट में प्रोड्यूस करेगा, और ऐसे चलने का मतलब स्लाइडर में अपवर्ड। तो यही तो भैया मोशनली में भी कह रहा था कि ऐसे चलेगा, तो हमारा फैराडे लॉ लेंज लॉ मिलके भी यही बता रहे हैं। और वैल्यू कितना, तो BLV। तो फैराडे लॉ से निकालें या मोशनल ईएमएफ से निकालें, ये हो गया। तो करंट कितना होगा भाई सर्किट में, तो करंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस है BLV और सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा ये है। तो ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू, इतना करंट होगा। अच्छा भाई, तो तुम्हें तो निकालना था फोर्स, फोर्स कितना वैल्यू का होगा, उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तुम्हें लगाने पड़ेंगे, वही तो निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू आई का वैल्यू निकाल चुके हैं भाई, कितना, तो BLV डिवाइडेड बाई R, I इंटू L क्रॉस B। तो I इंटू L तो करंट को ही बताता है भाई, करंट का डायरेक्शन, I इंटू L क्रॉस B, L इधर B इधर, L क्रॉस B करेंगे इस डायरेक्शन में, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, I इंटू L क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B, L क्रॉस B इस डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल है, तो ये मिल गया B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जितना लगेगा उतना ही तुम्हें लगाने पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेंगे। ये कौन सा फोर्स था भाई, तो ये था मैग्नेटिक फोर्स, ये था मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ये था, उसके इक्वल एंड अपोजिट ये लगाएंगे इतने वैल्यू का फोर्स। और कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा भाई, जो एक्सटर्नल एजेंट इसको मूव करा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो कितना पावर डेवलप कर रहा है, कितना पावर मीन्स कितना वर्क डन कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो हम लोग चाहें तो पावर डिलीवर्ड, पावर डेवलप्ड भी निकाल सकते हैं। पावर जो सप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, वो इतना फोर्स लगा रहा है और इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी मेंटेन कर रहा है, फोर्स जिधर लगा रहा है उधर ही वेलोसिटी है, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी तो होता है पावर, इसलिए इसमें वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। फोर्स इतना और डॉट वेलोसिटी किया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसी में वेलोसिटी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि B स्क्वायर L स्क्वायर और V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, ये पावर हो जाएगा अगर पावर पूछता। तो फिलहाल तो फोर्स पूछ रहा था, फोर्स का वैल्यू ये आया, इतना ही फोर्स आपको लगाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी, इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसलिए इतना फोर्स निकाल लिया। पावर पूछता तो पावर निकालते, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट पूछता कि भैया हीटिंग इफेक्ट कितना होगा, तो हीटिंग इफेक्ट होता है I स्क्वायर R डेल्टा T, तो वैसे भी निकाल सकते थे, या पावर इनटू डेल्टा T ऐसे भी निकाल सकते थे। पावर निकाल चुके तो हीटिंग इफेक्ट भी निकल जाएगा। खैर, हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था फोर्स, फोर्स निकाल चुके। फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो हम लोगों ने निकाला EMF इंड्यूस्ड। अब कुछ हो सकता है कि आंसर में हमें ये B और L और V का यहीं पे अगर रख दें वैल्यू, तो यहीं पे हमें मिल सकता है कि 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट कितना है। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू भी डाल देंगे तो करंट मिल जाएगा 5 एम्पियर 2 एम्पियर या कुछ भी मिल जाएगा। तो फिर वहाँ पर जब लिखेंगे तो करंट का सीधा वैल्यू डालेंगे भाई 5 एम्पियर, करंट का वैल्यू डाल करके हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। और सिम्बॉलिक सॉल्व किया तो सिम्बॉलिक के फॉर्म में ये आया BL स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। तो इस तरह से हमें मिल गया। क्लियर है भाई। अब देखो इसका अगर आंसर देखना चाहें हम लोग, द EMF इंड्यूस इन द रॉड causes a current to flow in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction ऐसे चल रहा था भाई। Because of its current in the rod, it experiences a force in the left ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से लेफ्ट वर्ड में एक फोर्स लगा। इन ऑर्डर टू पुल द रॉड टू द राइट विद कांस्टेंट स्पीड, दिस फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द पुलर। पुलर जो होगा वो इसको बैलेंस करेगा। सो इंड्यूस्ड EMF अब रॉड का कितना है, तो BLV आया। BLV आया तो ये वैल्यू निकाल लिया इंड्यूस्ड EMF का, हम लोग का यही आया था भाई BLV, ठीक है। तो इससे EMF निकाल लिया। फिर करंट तो EMF डिवाइडेड बाई R कर दिया, EMF डिवाइडेड बाई R तो करंट का वैल्यू मिल गया। तो फोर्स तो I इंटू L क्रॉस B, ILB, तो वैल्यू रख दी है, I का भी L का भी B का निकल गया। तो काम वही होना है, यही तो हुआ था। इंड्यूस्ड EMF हम लोगों ने यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, सेम चीज़ है। तो इंड्यूस्ड EMF हम लोग आया था BLV, BLV यहाँ भी आया डिवाइडेड बाई R, ये हो गया करंट। और फोर्स कितना था, तो करंट इंटू L इंटू B, तो करंट ये है और इंटू L इंटू B करेंगे, L इंटू B करेंगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर V अपॉन R आ जाएगा। ये तो है R, L स्क्वायर B स्क्वायर V अपॉन R, तो वही तो आया था L स्क्वायर B स्क्वायर V अपॉन R, L स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर V अपॉन R, यही फोर्स।
आना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, करंट निकालो, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, करंट निकाला और उसके बाद फोर्स I × L × B, ILB, फोर्स मिला ILB, तो ILB लिख देंगे। ठीक है भाई, यही काम करने होते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है भाई? विक्रम आगे बढ़े, बोलो भाई पहलवानों, एकता बोलो भाई, आगे बढ़े। तरुण, रिया बोलो, चिराग, आवाज़ नहीं आ रही है लगता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आ गया। चलो देखा जाए, पहले तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखें। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें। पहले समझें, 2 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड रोटेट्स विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 रेडियन पर सेकंड। अच्छा भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ओमेगा। कितना भाई? इतना लिखा है, तो 200 रेडियन पर सेकंड, 200 रेडियन पर सेकंड का ओमेगा है। 2 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड, लेंथ इसका है 2 मीटर और ये रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। इसके एक एंड से पास करता है नॉर्मल टू द रॉड। इसका मतलब ये इस वाले में ऐसे रोटेट कर रहा है, ये इस तरह से ये रॉड रोटेट कर रहा है अबाउट वन एंड, about an axis normal to the rod passing through one end, the other end of the rod is in contact with a circular metallic ring। अच्छा, इसका दूसरा एंड है, एक रिंग बना हुआ है। ये तो हम लोगों ने आउटर बाउंड्री ड्रॉ किया था, लेकिन ये एक रिंग बना हुआ है, मतलब ये एक रिंग है और इस पे एक ये रॉड इस तरह से रोटेट कर रहा है। दूसरा एंड हमारा रिंग से है और ये फर्स्ट वाला ये है, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस हमारा ये है, इसी के पैरेलल हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस में लेंगे या डॉट में लेंगे, जो भी लेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। ठीक है भाई, पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। सेंटर एंड द रिंग के बीच में जो ईएमएफ डेवलप हुआ है इसके अक्रॉस, ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो तुम्हें पता है भाई, मोशनल ईएमएफ में बताया था ऐसा कि ये एक रॉड है, तो जब ये रोटेट कर रहा होता है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है वो याद होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ये डायरेक्ट फार्मूला है, और नहीं अगर फार्मूला याद है तो भाई आप निकाल सकते हो। इसका वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो v = L ओमेगा होगा। ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है तो ये L रेडियस वाला कितना स्पीड रखेगा, v = R ओमेगा का यूज करके ये। इसलिए अगर एक एंड 0 वेलोसिटी, एक एंड ये वेलोसिटी, तो ऑन द एवरेज हम लोगों ने इसको 2-3 मेथड से इसका हम लोगों ने निकाला था। तो एवरेज स्पीड समझेंगे पूरे रॉड का, एवरेज स्पीड वो कितना हो जाएगा, इधर वाले एंड का 0, इधर वाले एंड का L ओमेगा / 2। ये है तुम्हारा एवरेज स्पीड। और मोशनल ईएमएफ कितना होगा भाई, तो ये होता है V × B और डॉट लेंथ होता है भाई। तो V को यहाँ V एवरेज समझेंगे और क्रॉस B, तो V और क्रॉस B परपेंडिकुलर है, V × B, और V × B करेंगे। यहाँ पे देखो V इधर है और B क्रॉस में, तो V × B ये मिला, तो V × B के ही डायरेक्शन में लेंथ है, इसलिए लेंथ डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग L ओमेगा / 2 रखा स्पीड, और B रखा और L रखा, और ये मिल गया हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, 2-3 मेथड से इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। फैराडे लॉ से भी कर सकते हैं, मोशनल ईएमएफ से भी कर सकते हैं, और भी मेथड से कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड याद रखते हैं सारे लोग भाई। कभी भी कोई रॉड रोटेट करे मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर प्लेन में, कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस या डॉट में है और ये इस तरह से रोटेट कर रहा हो, तो ये रिंग और ये सेंटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा, क्योंकि V × B इसी डायरेक्शन में आ रहा है, रॉड के लेंथ के डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए V × B डॉट लेंथ, V ऐसे है, B क्रॉस में है, तो V × B इस डायरेक्शन में है, तो V × B डॉट लेंथ, यानी कि V × B और लेंथ उसी डायरेक्शन में, तो ये मिल जाएगा, ये है एक्सप्रेशन। तो इसी में वैल्यू डाल देंगे, B दिया ही हुआ है, ओमेगा भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेंगे और कैलकुलेट हो जाएगा। देखो इसका आंसर दही में ये देख लिए थे ना, बोलो
पोटेंशियल डिफरेंस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वाला तो देख लिए थे। जब रॉड रोटेट करेगा तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही पोटेंशियल डिफरेंस बनता है भाई। तो ये तो सबको पता लग चुका। बोलो भाई, एक बार बोलो, पता तो लगे। हाँ ठीक है, ये देख लिए ना कि फिर से रिपीट करूं इसको? एक बार इसका एंड का पार्ट रिपीट करो। एंड का पार्ट देखो, कभी भी कोई रॉड अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर ये रोटेट करे अबाउट इट्स वन एंड एक्सिस, इस एंड के अबाउट, और ये ऐसे रोटेट करे, तो इसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आया भाई? तो ये आप याद रखो, इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। ये क्या होता है? तो हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। ठीक है, v क्रॉस b करके तो v एवरेज निकालोगे तो 0 प्लस एल ओमेगा, यहाँ का स्पीड है एल ओमेगा, इसलिए एवरेज स्पीड देखो बी एल वी बनता है ना, बी एल वी, तो v यहाँ पे एवरेज लेंगे क्योंकि वेलोसिटी ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे वेलोसिटी ये है, तो v क्रॉस b करेंगे, b क्रॉस में है तो v क्रॉस b इस डायरेक्शन में आया, उस डायरेक्शन में आया जिस डायरेक्शन में लेंथ है ऑलरेडी, तो v क्रॉस b इंटू लेंथ। लेकिन v कौन सा लेंगे? ना ये कौन सा? तो एवरेज स्पीड। तो इसलिए मोशनल ईएमएफ ये होता है, तो बी एल और एवरेज वेलोसिटी जो रखेंगे वो 0 प्लस एल ओमेगा बाई 2, 0 प्लस एल ओमेगा बाई 2 ये होता था हमारा। इसलिए इससे मिल गया हमें हाफ बी ओमेगा और एल स्क्वायर। तो यही मिलता है भाई, इसी का यूज़ करते हैं। तो b भी दिया हुआ है क्वेश्चन में तुम्हें, ओमेगा भी दिया हुआ है और l भी दिया हुआ है, इसका वैल्यू रख देंगे और आ जाएगा आंसर 200 वोल्ट। ये हो गया आंसर। ये हम लोगों ने किया था पहले भी, तो ये बनता है। आप चाहते तो इसको फैराडेज लॉ से भी ला सकते थे। एक एंड को यहाँ पे कनेक्टेड समझते हैं रिंग के साथ, तो यहाँ पे जो एरिया है वो जैसे जैसे स्लाइडर ऐसे मूव करेगा, रोटेट करेगा, वैसे वैसे इसका एरिया बढ़ता जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि कभी किसी मोमेंट पे मान लो t इक्वल टू 0 पे यहाँ था स्लाइडर, हमने कनेक्ट कर दिया, अब ये भागता जा रहा है, तो t टाइम पे मान लो यहाँ पहुँच गया, तो कितना एरिया स्वेप किया उस हिसाब से फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स एट ए टाइम t विल बी इक्वल टू एरिया स्वेप्ट एट अ टाइम t और डॉट b, क्योंकि b और एरिया एक ही डायरेक्शन में लेंगे भाई, तो एरिया कितना होगा? तो पाई इंटू एल स्क्वायर एरिया होता, पाई एल स्क्वायर एरिया होता अगर 2 पाई एंगल ट्रेवर्स करता, लेकिन ये थीटा ही एंगल ट्रेवर्स किया तो इतना एरिया है। टी टाइम पे इसने मान लो थीटा ही एंगल ट्रेवर्स किया, तो जब थीटा एंगल ट्रेवर्स किया तो ये कितना एंगल बना भाई? तो कितना एरिया स्वेप हुआ? तो एरिया स्वेप हुआ है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा, क्योंकि 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग पाई आर स्क्वायर होता है। पाई एल स्क्वायर एरिया इज व्हेन 2 पाई एंगल इज ट्रेवर्स। सिंस 2 पाई एंगल ट्रेवर्स करेगा तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई एल स्क्वायर एरिया स्वेप होगा, लेकिन ये थीटा ही एंगल ट्रेवर्स किया तो कितना एरिया स्वेप होगा भाई? तो पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा, इतना ही एरिया स्वेप होगा। इसलिए एरिया मैंने निकाल लिया, ये और b और cos 0 तो हमारा 1 है, इसलिए ये है मीन्स ये हो गया। देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, हाफ बी एल स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको भाई? थीटा इज चेंजिंग विद टाइम, क्योंकि हमें ईएमएफ निकालना है। अभी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं तो थीटा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये फ्लक्स लिख रहे हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब लिखोगे माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो फैराडेज लॉ ये है टी टाइम पे फ्लक्स एरिया इंटू बी। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो हाफ बी और एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, थीटा ही वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो डी थीटा बाई डी टी, इसी को बोलते हैं हम लोग ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, इसलिए ईएमएफ कितना आया? तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ही आया। तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडेज लॉ से भी हम लोग ला सकते हैं, ये यूजिंग फैराडेज लॉ। तो बस इसमें वैल्यू डाल देने हैं और ये निकल जाएगा। यही मैंने अभी दिखाया था क्वेश्चन में भाई, इसका आंसर में भी, कि ये EMF इंड्यूस्ड डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग एज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वैल्यू डाल दिया गया, 200 वोल्ट आ गया। तो बस 200 वोल्ट वाला टिक लगा देने हैं, काम हो जाएगा ख़त्म तुम्हारा। तो 200 वोल्ट आ गया। तो ये बात हम लोग समझ गए थे। ठीक है भाई, दोनों मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन ये देखते हैं।
तो ये 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। टू कॉइल्स A एंड B आर एज सोन इन फिगर। ध्यान से इसको समझ लो और जरा इसको ट्राई करो। टू कॉइल्स A एंड B, A है B है एज सोन इन फिगर। करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन B। अच्छा भाई, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन B, B में करंट हमारा स्टार्ट करता है एज सोन वेयर, ठीक है, एज सोन when A is moved towards B, A is moved towards B and stops when A stops moving। अच्छा, फिर से देखते हैं। A current starts flowing in B as shown when A is moved towards B। जब B की तरफ मूव कर रहा है तब ये करंट स्टार्ट होता है। एंड स्टॉप्स व्हेन A स्टॉप्स मूविंग, जब A को हम मूविंग स्टॉप कर दें तो यहाँ करंट भी स्टॉप हो जाता है। मतलब जब A को मूव कराया तो यहाँ करंट है, और जब इसको स्टॉप किया तो यहाँ करंट भी स्टॉप हो गया। ठीक है। द करंट इन A इज काउंटर क्लॉकवाइज। करंट इन A इज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, A में करंट है काउंटर क्लॉकवाइज। B इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन A मूव्स, B स्टेशनरी है। वी कैन इन्फर दैट, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देयर इज ए कांस्टेंट करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ A, देयर इज ए नो करंट इन A, देयर इज ए वेरिंग करंट इन A, देयर इज ए कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन A में कैसा करंट था वो निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझ लें ठीक से। हो सकता है 2 बार पढ़ना पड़ जाए आपको, आप जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे उतना कम पढ़ के समझ पाएंगे, लेकिन समझना पूरा है। तो 2 कॉइल थे A एंड B एज सोन इन फिगर। करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन B एज सोन, इस B में करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन B एज सोन व्हेन A इज मूव्ड टुवर्ड्स B एंड स्टॉप्स व्हेन A स्टॉप्स मूविंग। करंट तब है जब ये मूव कर रहा है, और जब स्टॉप करता है ये भी करंट स्टॉप हो जाता है। द करंट इन A इज काउंटर क्लॉकवाइज, द करंट इन A इज काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें द करंट इन A इज काउंटर क्लॉकवाइज। B इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन A मूव्स। द करंट इन A इज काउंटर क्लॉकवाइज। B इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन A मूव्स। ठीक है, B तो स्टेशनरी है। करंट इन A इज काउंटर क्लॉकवाइज। We can infer that there is a constant current in the clockwise direction of A. There is no current in A. तो A में तो पहले ही दे दिया है कि काउंटर क्लॉकवाइज करंट है। Current in A is counter clockwise. B is kept stationary when A moves. We can infer that there is a constant current in the clockwise direction of A. There is no current in A. There is a varying current in A. There is a constant current in A in the counterclockwise direction. तो जब A पे ही पूछ रहा है कि A में करंट किस डायरेक्शन में है, तो फिर इसका मतलब कि ये नहीं दिया हुआ होना चाहिए। यही तो पूछ रहा है, तो आप पहले ही कैसे दे देंगे? B में करंट ये इंड्यूस हुआ जब इसको पास लाया गया, ये क्वेश्चन कह रहा है, और जब ये स्टॉप किए तो ये स्टॉप हो गया। तो ठीक है भाई, इसको जब हम लोग पास ला रहे हैं तो उस कंडीशन में पास ला रहे हैं, तो इसमें इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, तो उसमें क्या करंट था, यही तो हम लोग को निकालने हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दिख रहा है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, क्योंकि यही निकालना है, यही दे कैसे देगा। ये तो क्वेश्चन जरूर लिखा है कि B में इस तरह का करंट इंड्यूस हुआ व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, और जब ये स्टॉप होता है तो करंट भी स्टॉप हो जाता है। अच्छा ठीक है भाई, अब जरा देखा जाए कि इसमें कैसे करंट था। यही तो ऑप्शन दिया हुआ है, करंट था तो किस डायरेक्शन में था, नहीं था या था, वो निकालने हैं। ठीक है भाई, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें जो भी होगा करंट, ध्यान देना, ये इसमें जो भी करंट हो, ये जब पास जा रहा है वही करंट निकालना है हमें, डायरेक्शन निकालना है। जब ये पास आ रहा है तो इसका मतलब इसका जो फील्ड होगा, इसमें जो भी करंट होगा उसका जो फील्ड होगा, उससे फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहे होंगे। फ्लक्स तो भाई यहाँ से निकलेगा तो ये इसमें भी जाएगा। याद होगा, अगर इधर से ऐसे कोई लूप हो, इसमें कोई करंट हो, तो करंट यहाँ से फील्ड बनाएगा ऐसे, तो बाहर में बनाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ से निकलेगा इसमें जाएगा, यहाँ से निकलेगा इसमें जाएगा, यहाँ से निकलेगा ऐसे जाएगा भाई। तो अगर यहाँ डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ डॉट है, अंदर में डॉट है तो यहाँ क्रॉस है, क्योंकि कोई भी
ऐसे चलता है फील्ड, फिर तो भैया ऐसे निकलता है। इसलिए अंदर में अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो इधर रिंग के बाहर ऐसे जा रहा है। अंदर में सोचो कि ऐसे निकल रहा है अपवर्ड है तो बाहर में डाउनवर्ड है, रिंग के बाहर हो जाएगा डाउनवर्ड। तो वैसे ही अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, अब आप सोचो कैसे मैं निकालूं इसमें ए में डायरेक्शन। तो जब ये पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ा है, पास आएगा तो इसका फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा, दूर था तो बहुत कम फील्ड था, पास आएगा तो और ज़्यादा फील्ड होगा, मतलब फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा। फ्लक्स में इंक्रीमेंट को इसने अपोज किया होगा और उसके चलते ये एंटी क्लॉकवाइज करंट आया है। तो ये करंट जो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसने इंड्यूस किया किधर भाई, फील्ड तो इंड्यूस किया है डॉट में, इंड्यूस्ड फील्ड है डॉट में, और इसके आने से फ्लक्स बढ़ा है। तो फ्लक्स बढ़ने से इधर अगर ये इंड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल फील्ड उधर था, इसका मतलब ओरिजिनल फील्ड ऐसे था, ओरिजिनल फील्ड ऐसे था, तब नहीं ये पास आया तो क्रॉस वाला फील्ड स्ट्रांग हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ। पास आने से इसने ज़रूर क्रॉस में प्रोड्यूस किया होगा, तभी पास आने से फ्लक्स बढ़ा, और ये फ्लक्स बढ़ता हुआ फ्लक्स को अपोज करना है, इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करना है, तो इसने डॉट में प्रोड्यूस किया, डॉट में प्रोड्यूस किया। तो इसके पास आने से फ्लक्स बढ़ा है, इसने डॉट में प्रोड्यूस किया है, मतलब ओरिजिनल क्रॉस में था। ओरिजिनल क्रॉस में कब होगा भाई, ओरिजिनल क्रॉस में कब होगा, इसका फील्ड हमारा क्रॉस में कब बनाएगा, जब इसमें करंट ऐसे हो, तभी तो ये, अच्छा ये ऐसे होगा तो ये फील्ड अंदर में क्रॉस और बाहर में डॉट, इसमें करंट ऐसे हो, अंदर में ऐसे तो बाहर में क्रॉस, तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे होगा तो अंदर में रहेगा डॉट, निकलेगा बाहर की तरफ और बाहर आएगा क्रॉस, क्योंकि इसके बाहर है ये तो बाहर में आएगा क्रॉस। तो ये वाला इसका मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा था, इसका मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट था, और ये जब एंटी क्लॉकवाइज करंट वाला जब पास आया, इसका फ्लक्स यहाँ पे बढ़ा, यानी कि क्रॉस वाला बढ़ा तो ये वाला भी ऐसे इंड्यूस कर लिया। बिल्कुल ठीक है भाई, ये इस डायरेक्शन में, इसमें करंट ऐसे इंड्यूस हो गया, इसलिए इसमें चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज करंट। देयर इज ए करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए, कांस्टेंट करंट चल रहा था, पास आने से ये हुआ है, पास आने से ये इसमें इंड्यूस हुआ है, क्योंकि पास आने से फ्लक्स बढ़ा। अच्छा, ये समझ गए हम लोग एक मेथड से। दूसरा मेथड भी यहाँ पे एक और अप्लाई किया जा सकता है। पहला मेथड जो मैंने बताया, फिर से आप ध्यान दे दो, फर्स्ट मेथड मैंने ये बताया कि इसमें इंड्यूस्ड करंट दिया हुआ है कि इंड्यूस करंट हमारा इस डायरेक्शन में है। अब जब इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में, मतलब इंड्यूस्ड फील्ड डॉट में है, इंड्यूस्ड फील्ड डॉट में तब होता है, इंड्यूस फील्ड डॉट में है, ऐसे प्रोड्यूस किया है तो इंड्यूस फील्ड डॉट में, और ये पास आ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ा रहा है, पास आने से फील्ड बढ़ाएगा, फ्लक्स बढ़ाएगा। तो फ्लक्स बढ़ने से इधर है अगर, तो इसका मतलब ओरिजिनल फील्ड डॉट के अपोजिट क्रॉस में है, तो ओरिजिनल फील्ड हमारा क्रॉस में है, यहाँ पे इसका फील्ड यहाँ ओरिजिनल क्रॉस में है। तो इसका ओरिजिनल क्रॉस में कब होगा, जब इसमें ऐसे चलेगा तो अंदर में डॉट और बाहर में क्रॉस, इसके बाहर ही तो है तो बाहर में क्रॉस, तो क्रॉस फील्ड बनाएगा। इसका मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं सेकंड मेथड से सोच करके। सेकंड मेथड क्या हो सकता है भाई, तो सेकंड मेथड ये हो सकता है कि ये एक लूप है जिसमें ऐसे करंट इंड्यूस हुआ है, तो ये तो भाई इंड्यूस करंट फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है, या जो रीजन है जो फ्लक्स में चेंज कर रहा है उस रीजन को अपोज करता है। तो रीजन क्या है भाई, इसका पास आना, इस लूप ए का पास आना ही रीजन है इसमें फ्लक्स चेंज करने का। तो पास आते हुए को ये कैसे अपोज करेगा भाई, ये पास आते हुए को कैसे अपोज करेगा, तो रिपेल करेगा, तभी पास आते को अपोज करेगा मतलब रिपेल करेगा। रिपेल कैसे करेगा, तो इसमें ऐसे करंट है तो इसमें ऐसे करंट बने अपोजिट डायरेक्शन में। याद होगा कि अगर अपोजिट में करंट होते हैं तो इनमें बनता है रिपल्सन, पैरेलल वायर अपोजिट करंट तो रिपल्सन, सेम डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्शन। तो अगर इसको रिपेल करना है तो इधर हमारा डाउनवर्ड में है तो इधर हमारा अपवर्ड में रहे, पास पास वाले का ही इफेक्ट देखते हैं तो इसमें अपवर्ड में रहे, तभी तो ये रिपेल कर पाएगा। पास ला रहे हो तो उसको रिपेल करना है, रिपेल करना है मतलब ऐसा करंट इसमें चाहिए, ऐसा करंट चाहिए, तो ये करंट में चल रहा था, तभी इसको रिपेल करने के लिए इसने ऐसे किया ताकि इसका में रिपल्सन हो और ये अपोज्ड हो सके, तो भी एंटी क्लॉकवाइज। बाकी आंसर में देखते हैं क्या एक्सप्लेन किया है। ठीक।
ठीक है, 15 नंबर का आंसर देखा जाए। 15 नंबर ये रहा। देखो भाई, coil A must carrying a constant current in the counterclockwise direction because of that when A moves towards B, current induced in B is in counterclockwise direction as per the Lenz law. The current in B would stop when A stops. That is, जब स्टॉप करेगा तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज बंद, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट भी बंद, वो तो है ही। तो ये लेंज लॉ वाला यानी कि फर्स्ट मेथड जो हम लोगों का था उसी का यूज़ किया गया और उसके बेसिस पे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है भाई, समझ गए वो बात आप। फर्स्ट वाला ही हम लोग मेथड इसमें अप्लाइड है, फर्स्ट वाला मेथड इसमें अप्लाइड है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये वाला देख लिया हम लोगों ने। पास ला रहे हो तो एज पर लेंज लो हम लोग काम करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज होगा। या तुम्हारा तीसरा मेथड ये भी हो सकता था कि चलो भाई 2 ही तो ऑप्शन है इसमें, चाहे क्लॉकवाइज होगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज, टेस्ट कर लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर टेस्ट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका यहाँ पे क्रॉस में आएगा, पास आएगा तो क्रॉस बढ़ेगा, क्रॉस बढ़ेगा तो इसके अपोजिट में ऐसे होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हाँ भैया यही है, इसका मतलब बिल्कुल सोचना ठीक था। काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सोचोगे अगर कि इसमें क्लॉकवाइज अगर करंट हो तो अंदर में क्रॉस, बाहर में डॉट, बाहर में डॉट मतलब इधर भी डॉट, और डॉट अगर हो तो उस कंडीशन में पास आने से फ्लक्स बढ़ेगा, तो डॉट बढ़ रहा है तो क्रॉस में प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या ये इंड्यूस्ड क्रॉस में प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा है, मतलब ये रॉन्ग हुआ। तो ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि 2 ही तो ऑप्शन था, एक को चेक करेंगे करेक्ट आएगा, दूसरे को करेंगे तो इनकरेक्ट आएगा, तो समझ जाएंगे कि जो लिए हैं वो गलत है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जब 2 ही ऑप्शन हों और एक पता लग जाए कि ये रॉन्ग है तो ये राइट है। इसलिए 3 मेथड से आप सोच सकते हैं। लेंज लॉ का यूज़ करें, या 2 ही ऑप्शन है तो ऑप्शन को चेक कर लें कि ये होगा तो क्या ये वैलिड है, तो उससे कर सकते हैं। या फिर हमने तीसरा मेथड बताया भाई कि हमें रिपेल करना है इस मोशन को, इसलिए इसमें करंट अगर ऐसे है तो इसमें करंट ऐसा होना चाहिए सच डैट कि इन दोनों में क्या हो, रिपल्सन हो, क्योंकि हमें पास आने वाले को अपोज करना है। तो इसमें करंट दिया हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब इसमें करंट है ऐसे, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये और ज़्यादा शॉर्टकट हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है 16 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसको भी ट्राई कर लिया जाए। चलो भाई इसको ट्राई किया जाए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल्स ए एंड बी इन द सिचुएशन शोन इन फिगर। ये बताने हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है लेकिन उसमें डायग्राम की क्लियरिटी कम थी, यहाँ पे क्लियरिटी इसमें ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो इसमें देखो कि मैग्नेट का मोशन ऐसे दिखाया है, ऐसे, तो ये साउथ पास ले जा रहे हो तो इसमें ऐसा होगा कि साउथ पास ले जा रहे हो, इसको रिपेल करना है तो इधर साउथ डेवलप कर लेगा, इधर नॉर्थ डेवलप करेगा। और इस वाले कॉइल के लिए अगर देखें तो इससे नॉर्थ अवे जा रहा है, नॉर्थ अवे जा रहा है तो इसको अट्रैक्ट करना है भाई, तो यहाँ साउथ डेवलप कर लेगा। इस तरह से ये बनेगा। ठीक है भाई, ये साउथ पास जा रहा है तो साउथ साउथ में रिपल्सन हो, इसलिए ये साउथ डेवलप कर लेगा। इस मोशन को अपोज करना है, अप्रोचिंग को अपोज करना है तो रिपेल करना है। ये यहाँ से रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगाएगा, इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा, और ये जा रहा है नॉर्थ अवे तो उसको जाने से अपोज करेगा, मीन्स साउथ डेवलप करके इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा ये। तो वेलोसिटी इधर कराओगे तो दोनों मिल करके अपोज करेंगे वेलोसिटी के अपोजिट में। तो इस तरह से दोनों में डेवलप्ड होंगे। अब इसमें करंट का डायरेक्शन तुम्हें बताना है, क्वेश्चन देख लो एक बार। हमें बताना है करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। तो ये डायग्राम कम से कम क्लियर है भाई। यहाँ देख रहे हो ये एक्सिस यहाँ तक दिखाया हुआ है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ दिखाया हुआ है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ दिखाया हुआ है, और उसके बाद ये है ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है, साउथ का मतलब क्या हुआ, साउथ का मतलब हुआ ऐसे करंट चले तब जाके इधर नॉर्थ बन जाएगा। करंट ऐसे मतलब इधर से देखेगा ये तो क्लॉकवाइज दिखना चाहिए करंट। ये अगर ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे देखेगा कैसा करंट भाई, तो क्लॉकवाइज देखेगा। ये करंट को क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे साउथ दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे उल्टा, इसमें ऐसे क्लॉकवाइज चलने हैं और इसमें ऐसे, ये चलेगा ऐसे। तो इसमें ऐसे जाने हैं, इधर वाले में ऐसे आने हैं।
तो इस तरह से बनेगा ताकि ये फील्ड इधर प्रोड्यूस करे, ये साउथ उधर नॉर्थ बन जाए। तो यही है, तो यहाँ साउथ डेवलप करना था, क्लॉकवाइज करंट। तो क्लॉकवाइज करंट ये जब इसमें देखेगा तो सोचो कि ये यहाँ से दिख रहा है कि क्यू ऐसे जा रहा है, क्यू से वायर निकल के ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 करके, ये ऐसे, उधर वाले में ऐसे, तो ऐसे ऐसे चल रहा है और ये ऐसे आके फिर निकल गया। तो यहाँ से क्यू हमारा लग रहा है, दिख रहा है कि यहाँ क्यू से चल करके ये इधर आया है, ये इधर नहीं गया है, ये इधर आया है, इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे चल रहा है, क्यू से ऐसे ऐसे चल करके फिर पी निकल जाएगा। अच्छा भाई, तो इसका मतलब क्यू से पी समझेंगे, क्यू टू पी है करंट का डायरेक्शन, हमें बताना है करंट का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल्स। इसमें क्या दिखाएंगे भाई, तो इसमें साउथ डेवलप हुआ है, तो इसमें भी ऐसे चलेगा भाई, ऐसे करंट ऐसे चल रहा है, इसमें ऐसे ऐसे चल रहा है, ये उल्टा हो गया, उधर साउथ बनाना है, मतलब इधर नॉर्थ बनाना है, इधर नॉर्थ बनाना है। तो इधर नॉर्थ कैसे बनेगा भाई, इधर नॉर्थ ऐसे बनेगा, ऐसे करंट चले, सामने वाले में डाउनवर्ड, दूर वाले में अपवर्ड, ऐसे चले करंट, ऐसे चले करंट। इसका मतलब ये वाला y में आया और इधर से ऐसे जा रहा है, y में इधर से आएगा और ये ऐसे इसमें करंट चलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, तो x से y की तरफ, x से इसमें ऐसे ऐसे आएगा और ये इधर से निकल जाएगा। तो ये x से y की तरफ, यहाँ पे x to y समझेंगे, यहाँ x to y समझेंगे। तो यहाँ पे था Q2P इन कॉइल A, तो Q2P वाला एक ये है, एक ये है, दो है Q2P, और इसमें भाई x to y, तो x to y वाला देखो इन दोनों में, तो x to y वाला ये है, इसलिए ये ऑप्शन टिक कर देंगे, तो B ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये मैग्नेट साइड से देखें तो इधर क्लॉकवाइज दिख रहा है, इधर हमारा साउथ है, तो ये इधर भी देखेगा अगर कोई, तो उसको साउथ दिखना है, मतलब क्लॉकवाइज दिखना है। इधर से देखेगा कोई तो इसको यहाँ पे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे देखेगा काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे। तो इस तरह से देखा कि ये यहाँ से आया, ऐसे निकल गया। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये जो आया वो ऐसे करके आया, इधर वाले से आके ये y बना है, ऐसे चल रहा है, तो इधर से आकर के ये y बना है, इस तरह से है ये। ठीक है, यहाँ तक बोलो भाई, क्लियर है? ये है, इसका आंसर देख लो, 16 का आंसर बी दिख रहा है। कॉइल ए साउथ पोल इज डेवलप्ड एट क्यू, इन द कॉइल बी एज साउथ पोल इज डेवलप्ड एट एक्स। दोनों तरफ से साउथ, मैग्नेट साइड से देखें तो यहाँ क्लियरिटी रहना चाहिए, मैग्नेट साइड से देख रहे हैं। देयरफॉर इंड्यूस करंट इन कॉइल ए विल बी फ्रॉम Q2P एंड इंड्यूस करंट इन द कॉइल बी विल बी X to Y। तो मैग्नेट साइड से हम लोगों ने देख करके दोनों में दिखा दिया था, मैग्नेट साइड से देख करके दोनों में दिखा दिया था भाई। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा, इस साइड से क्या होगा और इधर से इस साइड से क्या होगा। यहाँ से देखेंगे इसमें तो मैंने दिखाया कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो वो बता देगा भाई, तो हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है भाई, 16 तक हो गया। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी से आप समझ लो भाई इसको जल्दी से। मेटल रिंग इज केप्ट सपोर्टेड बाई ए कार्डबोर्ड। अच्छा, कार्डबोर्ड पे मेटल रिंग रखे हैं ऑन द टॉप ऑफ ए फिक्स्ड सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट I एज सोन। ये फिक्स्ड सोलेनॉइड है, इसमें I करंट तो देख रहे हो यहाँ पे, सामने वाले में लेफ्टवर्ड जा रहा करंट, तो दूर वाले में राइटवर्ड जा रहा है, सामने वाले में लेफ्टवर्ड और दूर वाले में राइटवर्ड जा रहा है। ऐसे है इसका करंट, ऐसे चल रहा है, इस तरह से चल रहा है भाई। तो अभी हम लोगों को निकालने हैं। अब क्या निकालना भाई, तो इसमें देखो दिखा रहा है सपोर्टेड बाय ए कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ ए फिक्स्ड सोलेनॉइड। फिक्स्ड सोलेनॉइड है ये, कैरी ए करंट I एज सोन इन फिगर।
आई करंट है एज सोन इन फिगर। ठीक है भाई। द सेंटर ऑफ द रिंग कॉन्साइड विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड से ही ये सेंटर ऑफ द रिंग भी है, कॉन्साइड कर रहा है, दोनों का एक्सिस सेम है भाई। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज स्विच्ड ऑफ, अच्छा करंट को हमने स्विच ऑफ कर दें, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मेटल रिंग इंक्रीजेस। अरे भैया स्विच ऑफ करोगे तो जो फील्ड है वो तो खत्म हो जाएगा, तो फ्लक्स तो डिक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मेटल रिंग इंक्रीजेस, नहीं भाई डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, करंट इंड्यूस इन द मेटल रिंग इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भैया यहाँ से जब देखेंगे हम लोग रिंग पे, देख रहे हो, देखो यहाँ टॉप व्यू दिखाया जा रहा है, टॉप से दिखाया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है, तुम्हारा आई लेवल ऐसे है, तभी तो तुम्हें इसका देखो, इसका दिख रहा है ऐसे, इसका भी ऐसे दिख रहा है, मतलब तुम्हारा आई इस हॉरिजॉन्टल लेवल से थोड़ा ऊपर है, तब ऐसे देख रहे हो। तो तुम्हें बताओ इस रिंग में क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज दिखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, ये बताने हैं। तो अगर मैं इस सिलेंडर में देखूं तो सिलेंडर में एज सीन फ्रॉम द टॉप क्या है भाई, तो सिलेंडर में ऐसे है करंट, मतलब क्लॉकवाइज है करंट, सिलेंडर में क्लॉकवाइज है करंट, क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है, और ये रिंग है और सडनली तुमने कर दिया ऑफ, तो क्लॉकवाइज जब है इसका, तो इसका फील्ड तो ऐसे चल रहा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चल रहा है, इसका इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, किसका, सोलेनॉइड वाले का जो है, ये जो कॉइल है, ऐसे ऐसे जब करंट चल रहा है तो ये है फील्ड। अब ये रिंग इसी में आया भाई, रिंग इसी में आया ऐसे, तो अब ये जब स्विच ऑफ करोगे तो ये जो डाउनवर्ड में फील्ड है वो डिक्रीज होगा, रिंग के थ्रू फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। तो रिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो फ्लक्स विल डिक्रीज विद टाइम, और फ्लक्स जब डिक्रीज होगा तो इंक्रीज कराना होगा। इंक्रीज कराने के लिए क्या करेगा, तो जिधर ओरिजिनल फील्ड है उधर ही ये इंड्यूस फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये इधर ओरिजिनल है तो इधर ही हमारा इंड्यूस्ड फील्ड भी ये प्रोड्यूस कर देगा, और इधर ही इंड्यूस्ड फील्ड का मतलब है ऐसे चलना, ऊपर से देखें तो वैसे ही क्लॉकवाइज चलना, तभी तो इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ऊपर से देखें तो क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज होगा। सो रिंग में इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट होगा, तभी ये फिर इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, ओरिजिनल भी इधर, क्योंकि ओरिजिनल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज होने के लिए ओरिजिनल के डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा। तो ये हमारा ओरिजिनल फील्ड इधर है तो इंड्यूस फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। मीन्स ऊपर से देखें तो ये भी क्लॉकवाइज, जैसे ये चल रहा था क्लॉकवाइज वैसे ये भी चलेगा क्लॉकवाइज। तो करंट इंड्यूस इन द मेटल रिंग इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये तो भाई ठीक है। मेटल रिंग विल नॉट रिमेन ऑन द कार्डबोर्ड, क्यों भाई, कार्डबोर्ड में क्यों नहीं रहेगा, रहेगा, कार्डबोर्ड में रहने से क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो जो करंट का डायरेक्शन है वही इसका करंट का डायरेक्शन, जब दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है, इधर हमारा देखो इसमें जो करंट का डायरेक्शन था वही इसमें करंट का डायरेक्शन है, तो इसका मतलब कि जिस टाइम में ये डिक्रीज करेगा करंट उस टाइम में ये इंड्यूस होगा, और जो कुछ भी यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये जो कार्डबोर्ड है, जो कार्डबोर्ड पे है, ये अट्रैक्ट होना चाहेगा तो कार्डबोर्ड पे ही रहेगा। अगर ये रिपेल करता तो ये ऊपर उठ जाता, रिपेल्ड हो जाता तो ऊपर उठ जाता, लेकिन अभी ये कार्डबोर्ड है तो ये नीचे ही जाना चाहेगा, अट्रैक्ट ही होना चाहेगा, इसलिए कार्डबोर्ड पे ये रहेगा, सपोर्ट लेता रहेगा। तो मेटल रिंग विल नॉट रिमेन इन ऑन द कार्डबोर्ड, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये तो पहला रॉन्ग है ही। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऐसा भी नहीं है, ओनली बी आर करेक्ट, सिर्फ बी करेक्ट है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे तो ज़रूर देख सकते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर क्वेश्चन का क्या लिखा है, व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड इज स्विच ऑफ, स्विच ऑफ जब करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड एंड हेंस विद द मेटल रिंग डिक्रीजेज, फ्लक्स तो हमारा डिक्रीज करेगा। करंट इंड्यूस इन द मेटल रिंग इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा भाई, टॉप व्यू क्लॉकवाइज जैसे उसमें था वैसे, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ सोलेनॉइड करंट, जैसे सोलेनॉइड करंट उसी डायरेक्शन में ये भी। सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करना चाहेगा, देयरफॉर द मेटल रिंग विल रिमेन ऑन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पे ही रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई, वही
एक्सप्लेनेशन हमें मिल गया। ठीक है भाई, 20 नंबर देख लिया तो रह जाएगा, सो बी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। चलो अब 21 नंबर देखा जाए भाई। 21 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लिया जाए भाई। 21 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भाई। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न। सर्कुलर कॉइल ऑफ, ठीक है भाई, सर्कुलर कॉइल है, इसका दे दिया हुआ है रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न है। रोटेट्स विद वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रेडियन पर सेकेंड। 40 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये रोटेट कर रहा है अबाउट वर्टिकल डायमीटर। अच्छा भाई, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट मतलब ये है, वर्टिकल डायमीटर इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, से रोटेट कर रहा है। यानी किसी टाइम पे ये ऐसे हो जाता है और किसी टाइम पे ये ऐसे हो जाता है, ऐसे रोटेट कर रहा है, इस वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया हुआ है। इफ द कॉइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप, इफ द कॉइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम, ये हमारा 8 ओम रेसिस्टेंस का ये कॉइल है। देन द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, एवरेज पावर लॉस चाहिए हमें, तो एवरेज पावर लॉस चाहिए। तो ये एक तरह से तुम्हारा एसी का भी पार्ट इसमें यूज़ होगा, क्योंकि ऐसा ही काम तो एसी में भी होता है। एक तरफ इधर नॉर्थ, एक तरफ इधर साउथ, और ये रहता है फील्ड और इसमें कॉइल ये रोटेट करता है। वही शाफ्ट के थ्रू जो अटैच किए रहते हैं, एसी का कॉइल रोटेट करता है, इसी में स्लिप रिंग ब्रश अरेंजमेंट करते हैं, तो वैसे ही तो ये कॉइल रोटेट करेगा। ये वर्टिकल डायमेट्रिकली एक्सिस है, उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। मतलब ये रोटेशन किस तरह का हो रहा है भाई, तो ये रोटेशन, ये राइटवर्ड में फील्ड है तो ये ऐसे ये रोटेट कर रहा है। तो कभी ऐसे बनेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स, ऐसे होगा तो कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा, ज़ीरो। इस तरह से ये रोटेट हो रहा है, बिल्कुल एसी जनरेटर की तरह ये हमारा इस तरह से रोटेट हो रहा है, एसी जनरेटर की तरह काम कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि फ्लक्स किसी भी टाइम पे क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्न बी एरिया कॉस थीटा मीन्स ओमेगा टी। एट एनी टाइम टी फ्लक्स इज दिस, फ्लक्स ये है। तो हमें निकालना क्या है, पावर डेवलप्ड, एवरेज पावर डेवलप्ड। तो भैया पहले तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो ये फ्लक्स हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा भाई, तो माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया माइनस, और डी फाई का मतलब हो गया एन बी ए, तो हमारा कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये जब हम लोगों ने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, इसलिए ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, एन बी ए ओमेगा, सबको याद है भाई, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। इसी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ईएमएफ एट टाइम टी यानी कि वोल्टेज एट टाइम टी इज मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन ओमेगा टी, कॉल्ड अल्टरनेटिंग सोर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं ए सी, अल्टरनेटिंग सोर्स बोले हम लोग, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। साइन ओमेगा टी ये यूज़ किया हम लोगों ने, ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज हुआ वी नॉट, वो क्या है भाई, तो एन बी ए ओमेगा है। और इससे जो करंट मिलेगा, क्योंकि आर रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट एट ए टाइम विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, यानी कि एन बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ये बनेगा हमारा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैक्सिमम करंट का ये वैल्यू है। अब तुम्हें निकालना क्या था भाई, तो निकालना था पावर एवरेज। तो खैर ये मैंने दिखा दिया, लेकिन आपको समझ जाना है कि ये जब रोटेट करेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारा क्या बनेगा, तो एन बी ए ओमेगा बनेगा मैक्सिमम फ्लक्स, एन बी ए बनेगा मैक्सिमम फ्लक्स। और इसी से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पावर निकालना है, तो पावर याद होगा एसी में, ये एसी ही तो है, एसी वोल्टेज एसी करंट। तो यहाँ पे पावर लॉस जो होता था याद होगा, हम लोग निकालते थे वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई।
अगर AC की बात करें तो। और यहाँ पे VRMS होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, मैक्सिमम करंट अपॉन √2, और कॉस फाई यहाँ पे कॉस, और क्योंकि ये रेसिस्टिव है, ओनली रेसिस्टेंस है, इसलिए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे मिलेगा पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पिक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाई 2, ये है एवरेज वैल्यू ऑफ पावर। यही तो होता था एवरेज पावर। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका दिया हुआ है, करंट का भी पता है और वोल्टेज का भी पता है। करंट का है NBA ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज का ये NBA ओमेगा, और मैक्सिमम वैल्यू करंट का है NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई R, यही तो है, और डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया। इट मीन्स क्या मिल गया भाई, तो एवरेज पावर जो इंड्यूस्ड है, अब एवरेज पावर जो हमें मिल रहा है वो n² B² ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर, NB² ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, ये है एवरेज पावर जो हमें निकालना था। n दिया है भैया, रेडियस दिया यानी एरिया दिया है, ओमेगा दिया है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ तो दिया है। अब क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग चाहते तो ये एवरेज पावर निकाल सकते थे ऐसे, V मैक्सिमम I मैक्सिमम अपॉन 2, क्योंकि भाई साइनसॉइडल जब वेरिएशन होता है तो एवरेज वैल्यू हाफ ही होता है, तो ये वैल्यू, ये AC का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया। बाकी हम लोग देखें इसके आंसर में क्या लिखा है। देखो आंसर में व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड इज, अच्छा ये तो हम लोगों ने देख लिया, 21 नंबर देखना था। रेडियस दिया है, n दिया है 20, ओमेगा दिया है, b दिया है, r दिया है, मैक्सिमम EMF इंड्यूस NBA ओमेगा, ठीक है भाई। n एरिया का वैल्यू रख दिया गया πr² इंटू b ओमेगा, ठीक है भाई, ये वैल्यू निकाल लिया। एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF ओवर फुल साइकिल, तो एवरेज वैल्यू इंड्यूस्ड EMF फुल साइकिल में 0 होता है, लेकिन हमें एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF ओवर फुल साइकिल की ज़रूरत नहीं है भैया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल वो EMF डिवाइडेड बाई R, EMF मैक्सिमम डिवाइडेड बाई R वही होगा मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम EMF कितना था, मैक्सिमम NBA ओमेगा जो कि 0.18 वोल्ट आया था, मैक्सिमम NBA ओमेगा बाई R, ये क्या है, NBA ओमेगा बाई R है, NBA ओमेगा बाई R, वही करंट जो हम लोगों ने निकाला था, NBA ओमेगा बाई R, वैल्यू निकाल लिया। एवरेज पावर क्या होगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाई 2, एवरेज पावर डिसिपेटेड यही होता है, कॉस 0 डिग्री रहता है। तो EMF मैक्सिमम ये, करंट मैक्सिमम ये, डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू मिल गया। EMF मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, ये है, ये वाला था EMF मैक्सिमम करंट मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, EMF मैक्सिमम ये है, करंट मैक्सिमम ये है, और डिवाइडेड बाई 2, यही काम करने हैं और इसी से हमें आंसर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से रोटेट कराने का मतलब ही है कि आप आ गए AC जनरेटर में। NBA ओमेगा इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ EMF, करंट का वैल्यू है NBA ओमेगा बाई R, ये ध्यान रखने भाई, ये सब तो याद हो जाता है। NBA मैक्सिमम फ्लक्स के मामले में NBA, और EMF के मामले में MBA ओमेगा। NBA ओमेगा इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये ध्यान रखने हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। करंट का वैल्यू तो वही डिवाइडेड बाय R है, तो ये कम से कम याद रखना चाहिए। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आता है NBA ओमेगा पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये देखा हम लोगों ने भाई। अब देखो ये हम लोग देख लिए। अब ये 22 नंबर क्वेश्चन, इसको जरा देखा जाए। ये भी इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से एक नज़र डाला जाए। और आपको बोला था कि एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स ये ज़रूर रखें। एक तो उसको सॉल्व करें और एक ये वाला बुक, इसको सॉल्व करेंगे तो बोर्ड में इससे ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंट्रेंस में भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएंगे अगर एनसीईआरटी आप फिंगर टिप्स रखे हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं बोर्ड ओरिएंटेड, और इसमें तो एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिए हुए हैं, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं इसको। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द राइट लूप इन द सिचुएशन शोन बाय द गिवन फिगर। इस फिगर ने जो बताया है उस हिसाब से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द राइट लूप बताने हैं। तो राइट लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट निकालेंगे भाई। तो डायग्राम क्या कह रहा है, तो ये एक लूप बना हुआ है, सर्किट सेल की टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, टैपिंग की
जस्ट क्लोज करता हुआ दिखा रहा है, देखो क्लोज किया, क्या होगा इंड्यूस करंट। सिचुएशन तो कह रहा है कि इसमें करंट हम लोगों ने क्लोज किया, जैसे सर्किट को क्लोज किया करंट आया, तो यहाँ क्या, वही तो बताने। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम क्लियर है भाई, डायग्राम क्लियर है, इस तरह से देख रहे हो, यहाँ तक दिखाया, उसके बाद ये दिखाया, उसके बाद ये दिखाया, मतलब ये वाला फ्रंट एंड है और ये वाला बैक एंड है, और ये वाला इसका फ्रंट एंड है, उधर वाला ये बैक एंड है। ठीक है भाई, फ्रंट एंड पे है तभी तो ये छुपा दिया एक्सिस को, ये भी देखो हिडन कर दिया एक्सिस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही की ऑन किया तो करंट स्टेब्लिश हुआ, करंट यहाँ दिख रहा है फ्रंट में अपवर्ड, अपवर्ड उधर है डाउनवर्ड, ऐसे करंट चल रहा है तो इसका फील्ड होगा ऐसे, तो इसका फील्ड हो गया ऐसे प्रोड्यूस्ड, मतलब यहाँ पे जो फील्ड हुआ वो ऐसा आया, यहाँ पे इसी का फील्ड है तो वो ऐसा है भाई इसका फील्ड, तो इसका फील्ड इस तरह से आया। अब आपने की को ऑन किया, इसलिए पहले जीरो था और अब ये स्टेब्लिश हुआ, पहले ये जीरो था और अब ये स्टेब्लिश हुआ फील्ड, पहले इसका फील्ड जीरो था, फ्लक्स जीरो था, अब ये स्टेब्लिश हो गया, कुछ फ्लक्स बन रहा है, इट मीन्स फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम। फॉर इस लूप के लिए अगर देखें तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इट मीन्स फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम एज द की इज क्लोज्ड, जैसे कि एज द की इज प्रेस्ड, जैसे ही प्रेस कर रहे हैं, तो जैसे ही की को प्रेस किया स्टेब्लिश हुआ, सो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो जो ओरिजिनल है उसके अपोजिट में इंड्यूस करेंगे इस डायरेक्शन में, इट मीन्स इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने का मतलब है ये करंट चलना मीन्स ऐसे, फ्रंट में डाउनवर्ड और बैक में ऐसे, तो ये है ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो देख रहे हो y से z की तरफ, y से करंट जाएगा z पे और z से जाएगा x पे, और x से जाएगा फिर y पे और y से जाएगा फिर z पे, z से फिर x पे, तो ऐसे चलना है, y z x बोलें या z x y बोलें या x y z बोलें डायरेक्शन। तो along the common axis the direction of induced current बताना है in the right loop as a situation, तो along the common axis, तो भैया induced current ऐसे थोड़ी होता है, फील्ड होता है वैसे, along x z y नहीं, x बाद y z, तो along x y z, तो ये ठीक है, none of these जैसा नहीं है, तो along x y z यही हो जाएगा हमारा induced current का डायरेक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, सी ऑप्शन है एक्स वाई जेड के अलोंग, इसका देखो सी ऑप्शन है अलोंग एक्स वाई जेड, तो अलोंग एक्स वाई जेड ये सी ऑप्शन बन गया भाई। ठीक है, जस्ट प्रेसिंग में ये आ गया। चलो एक और क्वेश्चन आया, ये जरा देखा जाए, 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा भाई, तो इफ वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विद टाइम इन द कॉइल, इन द कॉइल ये है कॉइल, तो वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विद टाइम in the coil if a short bar magnet is moved along its axis with constant velocity is best represented as, ये इसके अंदर constant velocity से मूव करता हुआ चला गया। इसको थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था ताकि इसमें एंटर करता हुआ दिखे, थोड़ा डायग्राम बनाने वाले ने थोड़ा ये छोटा कर दिया, इसका साइज से भी इसने छोटा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कहने का ये वाला इसके अंदर जाएगा भाई, तो इसका साइज ऐसा है कि इसके अंदर से जाके निकल जाए, तो इस तरह से है ये। तो मैग्नेट इसके अंदर एंटर करेगा और एंटर करके बाहर निकल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, शॉर्ट बार मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएशन, किसका बताना, वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेरिएशन विद टाइम चाहिए। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भैया जब ये लार्ज डिस्टेंस पे है मैग्नेट,
मैग्नेट ही तो मूव कर रहा है, नॉर्थ हो या साउथ हो जो भी, तो मूव कर रहा है। जब ये लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोलेनॉइड है तो यहाँ पे कुछ भी फ्लक्स ही नहीं था, जब पास आया धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ने लग गया। तो अगर मैं बात करूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ के पहले फ्लक्स की बात करूँ, फ्लक्स कैसे इंक्रीज हो रहा होगा, तो फ्लक्स तो भाई दूर से जब आ रहा है, जब आ गया यहाँ पास आ रहा है तो फ्लक्स अब बढ़ना शुरू हुआ। मतलब मान लो t=0 पे बहुत ज़्यादा उधर डिस्टेंस था, बहुत ज़्यादा था, तो उस समय फ्लक्स भी नहीं था, नेग्लिजिबल। जैसे जैसे पास आया फ्लक्स बढ़ने लगा, अब कुछ पास आया फ्लक्स और बढ़ा, उसके बाद फ्लक्स होगा। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर फ्लक्स बढ़ते बढ़ते क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे आकर के जब ये पूरा इसके अंदर वेल इनसाइड आ गया तो अब हो गया फ्लक्स कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर जब आ जाएगा तो फ्लक्स हमारा पूरा का पूरा इसका फील्ड जो है वो इससे फ्लक्स हो गया मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकलने लग गया, तो फिर से क्या होगा, ये डिक्रीज होकर के 0 हो जाएगा, डिक्रीज होकर फिर से फ्लक्स हमारा धीरे धीरे जब ये बहुत दूर चला जाए तो 0 हो जाएगा। तो टाइम के साथ इस तरह का वेरिएशन होगा। अगर मैं स्केल का थोड़ा सा ध्यान रखूं, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाया। ये फ्लक्स है भाई, ये तो फ्लक्स है, हमें फ्लक्स का नहीं चाहिए था, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का चाहिए टाइम के साथ। ठीक है भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का निकाल सकते हैं, फ्लक्स मैक्सिमम वाला ये कंडीशन है। ठीक है, जब ये दूर है, फ्लक्स का ये ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होता है वही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस ऑफ d∅dt। इस मीन्स फ्लक्स टाइम ग्राफ का स्लोप का निगेटिव करना है। स्लोप थोड़ा पॉजिटिव तो ईएमएफ थोड़ा निगेटिव, स्लोप और ज़्यादा पॉजिटिव, ईएमएफ और ज़्यादा निगेटिव। जितना ज़्यादा स्लोप उतना ही निगेटिव करना है, और ज़्यादा स्लोप और ज़्यादा निगेटिव। कम हो गया स्लोप, कम हो गया निगेटिव में वैल्यू, 0 हो गया स्लोप, 0 हो गया। अब निगेटिव हो गया तो निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव हो गया ईएमएफ, और निगेटिव हो गया और ज़्यादा निगेटिव में स्लोप हो गया तो और ज़्यादा हमारा यहाँ पे ईएमएफ हो गया वैल्यू में पॉजिटिव। और अब स्लोप निगेटिव तो है बट थोड़ा वैल्यू कम हो गया। ठीक है भैया, तो स्लोप में भी हम लोग थोड़ा सा वैल्यू कम कर लेंगे। और अब देखेंगे कि स्लोप का वैल्यू है -0.1, तो भैया ये +0.1 हो जाएगा। और ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होने लग गया तो ये भी 0 होने लग जाएगा। मीन्स ईएमएफ का ग्राफ इस तरह का, ईएमएफ का ग्राफ अपना इस तरह का आ रहा है। इस तरह का आ रहा है ईएमएफ का ग्राफ, वो ये है, वो ये है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ईएमएफ वर्सेस टाइम। ये फ्लक्स का अगर पूछता है जब फंक्शन ऑफ टाइम तो ऐसा ग्राफ, और ईएमएफ का अगर पूछा है तो ये ऐसा ग्राफ। जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप तो मैक्सिमम नेगेटिव, और इस तरह से ये कम स्लोप कम नेगेटिव, और 0 स्लोप तो 0 नेगेटिव। यहाँ पे कम है नेगेटिव तो कम है पॉजिटिव, और ज़्यादा नेगेटिव है स्लोप तो ज़्यादा हो गया स्लोप। इस तरह से निकाल लेंगे, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है भाई, तो ये आप नोट कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का देखो, 27 नंबर क्वेश्चन का बी ही है, द पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ will be opposite in the two cases while the magnet enters the coil and while the magnet leaves the coil। एंटर करते समय और लीव करते समय जो ईएमएफ होगा वो अपोजिट साइन का हो जाएगा। ओनली ऑप्शन बी पोलैरिटी इज चेंजिंग। तो इसमें तो बड़ा अच्छा है भाई कि इसमें पोलैरिटी तो चेंज कर रहा है, खाली इसमें एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, इसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब साइन इज सेम। तो वैसे देख के भी एक ही ऑप्शन बन रहा है और हम लोगों ने प्लॉट ही कर लिया। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी देख लिया जाए क्योंकि टाइम भी हो गया। इफ नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू 2 times each, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 कॉइल हैं। इफ नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू 2 times each, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या होगा। तो एक कॉइल ये, एक कॉइल और, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोगों ने कॉइल में दोनों के नंबर ऑफ टर्न को अगर हमने डबल कर दिया तो एग्जांपल ले सकते हैं। कोएक्सियल सोलेनॉइड वाला का एग्जांपल ले तो उसमें जो होगा वही दूसरे में होगा, उस दूसरे में भी वैसा ही रिजल्ट आएगा भाई।
कॉइल थोड़ा दूर रखें, तब भी हमारा डबल होना है तो डबल होना है, ट्रिपल होना है तो ट्रिपल होना है। मतलब यहाँ जब दिया नहीं है ओरिएंटेशन तो हम लोग ये कॉमन ओरिएंटेशन कोएक्सियल सोलेनॉइड जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है आपको सिलेबस में वो समझ लेंगे। तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस याद होगा, स्मॉलर को प्राइमरी बनाओ या लार्जर को प्राइमरी बनाओ, याद होगा आता था म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दैट इज परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम इनसाइड इंटू N1 N2 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ फर्स्ट में, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ सेकंड में, और पाई इंटू छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर इंटू कॉमन लेंथ। ये होता था म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स ईच। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दिए 2 टाइम्स। मतलब रहा वही कॉइल वैसा ही रहा, सेम लेंथ रहा, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दिया, मीन्स और ज़्यादा क्राउडिंग बढ़ा दिए, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिए, यानी 2N1 हो गया, यहाँ 2N2 हो गया। तो भैया नंबर ऑफ टर्न, अब बाकी तो रेडियस कुछ चेंज नहीं किया है, बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न को ही हमने डबल कर दिया। तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ डबल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो भाई 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स। इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस न्यू जो होगा वो 4 टाइम्स पहले वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। आंसर देखते हैं भाई इसका। अच्छा, यहाँ दिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू म्यू नॉट N1 N2 एरिया अपॉन L, M बिकम्स 4 टाइम्स। ये फॉर्मूला दिया है, हम लोगों का भी फॉर्मूला यही था भाई, कोई अलग फॉर्मूला नहीं था। देखो ये N1 N2 के टर्म में लिखा है हम लोगों ने, इसको तुम चाहते तो ऐसा लिख सकते थे भाई कि म्यू नॉट म्यू आर, N1 को लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई लेंथ, N2 को भी लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इंटू ये लेंथ से एक लेंथ कैंसिल होगा और बचेगा क्या भाई, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर N1 N2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, ये मिल गया। यही तो है म्यू नॉट N1 N2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ छोटा वाला जो छोटे साइज वाला रेडियस है वो पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई L। तो यही है, नंबर ऑफ टर्न तुमने समझो डबल कर दिया, दोनों में तो 4 टाइम्स हो जाने हैं, तो फ्लक्स हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। चलो भाई ये सब क्वेश्चन थे EMI के और हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर भी कुछ और क्वेश्चन होंगे तो आप डाउट में भेज सकते हैं, अगर इस बुक से अगर आपने प्रैक्टिस किया और भी डाउट आ गए तो आप भेज सकते हैं। वो अगला वीक जो है वो टोटल AC का है, तो AC का क्लास में हम लोग AC के डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ा तो 2-4 क्वेश्चन इधर से भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपका पहले सिलेबस का रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन चलते चलते और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंट्रेंस बेस्ड कर रहे हैं।